गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ते होंगे। देखिए इस यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि अध्याय तीसरा शुरू करना है। उससे पहले यदि आप लोग अध्याय दूसरा नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में उसको देख लीजिए कि वहाँ से कुछ जानकारी उठाकर हमें यहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि इस अध्याय का जो नाम है हमारा वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप लोग को अध्याय दूसरा देखना हो जरूरी कि वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको बेसिक से लेकर कि ताकि आपको लोग को समझ में आ जाए। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो हैं कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आती रहे। आइए बिना समय गंवाए थोड़ा रहते हैं कि अध्याय क्या कह रहा है। अध्याय है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो हम लोग अध्याय दूसरा में क्या देखे थे कि उसमें बहुपद पढ़े थे। बहुपद में हम लोग क्या देखे कि एक से अधिक पद को बहुपद कहा गया। उस बहुपद के अंदर हम लोग ज्यादातर क्या देखे कि केवल एक ही चर में देखे थे। एक ही चर का मतलब चराचर उसमें हम बताए थे। चर मतलब उसमें एक ही चर, जिसे हम लोग कुछ समीकरण बनाए तो क्या बताते हैं, ये बनाए कि 4x + 6, मतलब इसमें केवल एक ही चर है x, है ना। या फिर इसमें हम लोग क्या कि जिसकी घात एक होती थी हम लोग उसको क्या नाम दिए थे, रैखिक चर, रैखिक बहुपद। क्या नाम दिए थे, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग पढ़े ही हैं अध्याय दूसरे में। और अगर इसे मान लो 2 से अधिक हो जाएगा, मतलब 1 से अधिक हो जाएगा पावर, तो उसका नाम हमने क्या दिया, उसका नाम हमने दिया कि ये है द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघात, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2। तो ये चर तो हम लोग केवल एक ही में पढ़े। अच्छा, एक चर जब होती थी तो केवल एक ही समीकरण होती थी, उसी से हम लोग उस x का वैल्यू निकाल लेते थे। इसका नाम क्या है, अब देखिए रैखिक का मतलब होता है घात 1 और दो चर मतलब उसमें ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे या रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसे अगर हम लोग बात करें कि दो चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों का घात 1 हो तो वह दो चर रैखिक समीकरण कहलाता है। कि हम दो चर की परिभाषा अगर देखें कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों का जो घात है वो 1 हो तो वह हमारा क्या होगा, दो चर रैखिक समीकरण होगा। जैसे ax + by + c बराबर 0। तो ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण है ना। तो ये तो अभी तक हम लोग समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। चर आपको पता है कितना होता है, a से लेकर हम लोग z तक किसी को भी दो ले सकते हैं इसमें, है ना। 26 में से कोई भी दो चर ले सकते हैं और किसी भी को हम अचर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि ABC जो यहाँ पर है ये किसका काम कर रहा है, अचर का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, अचर का। जबकि x और y ये दोनों किसका कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों कार्य कर रहे हैं चर का। और यहाँ पर C और B भी इसमें जो है ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है चर का। तो हम किसी भी को दो डाटा को हम चर भी बना सकते हैं, अचर भी बना सकते हैं, वो अपने अनुसार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि दो चर का मतलब ये हुआ कि उसमें ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे और उनकी उन दोनों चर की घात जो होगी वो 1 होनी चाहिए। तो देखिए इसकी घात जो है वो भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम समीकरण युग्म की बात करें तो अब हम समीकरण युग्म की अगर बात करें, दो चर रैखिक समीकरण युग्म। अब हम युग्म की बात करेंगे मतलब उसमें दो समीकरण होगा। पहला नंबर होगा a1x b1y + c1 = 0। दूसरा ये होगा क्या, a2x b2y + c2 = 0। यानी पहला इसका समीकरण क्या होगा
कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर ये दो समीकरण हो गए, इसलिए क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। तो दो चर में समीकरण का युग्म क्यों आवश्यक है, तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जब दो चर वेरिएबल हैं, जो दो वेरिएबल हो जाएंगे, टू वेरिएबल या दो चर होंगे, तो उसको हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी। और जब दो समीकरण हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे। अब देखिए ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, तो ये सब यहाँ पर अचर का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, अचर का। तो लिखोगे a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है। यहाँ पर जो है a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2, यानी इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, तो ये सब हमारे अचर पद। अब अगर हम बात करें कि इसका अगर हम वर्ग करें तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, इसमें जो एक निष्कर्ष निकलता है, मतलब अचर पद है और अचर पद, इसको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। अचर पद और वास्तविक a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 अचर पद है या वास्तविक संख्या भी इसे कहा सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी a1 जो वास्तविक संख्या है उसका वर्ग कराएं प्लस b1 का वर्ग कराएं और इन दोनों का जोड़ें तो ये बराबर 0 के नहीं हो सकता। ऐसे इसमें भी होगा, क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम समीकरण युग्म कब कहेंगे, और दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों चरों का घात एक हो तो वह दो चर रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, हम इसी से चेक करेंगे आगे कि कौन कौन दो चर में है या नहीं है। बेसिक जो है वो फार्मूला यहीं से होगा। ठीक है, फिर आगे इनका भी इस्तेमाल होगा हल करने में। तो हम चेक करेंगे कि दो चर में है या नहीं है, तो ये समीकरण से हम चेक करेंगे। ठीक है, बेसिक सूत्र बनेगा। ठीक, अब उसके बाद में कि जब यहाँ पर हम देखें कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो दो चर रैखिक समीकरण तो आपको पता ही हो गया ऊपर परिभाषा में। अब युग्म क्या होगा, तो इसे हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि इसमें दो चर है। तो पहला समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन तीनों फार्मूला को आपको बहुत जरूरी है, यहाँ से आपको जांच करना है। इन दोनों सब जो सूत्र हमारा होगा इनको आगे भी आवश्यकता पड़ेगी, संगत असंगत और सारी चीज की जानकारी के लिए और कोई फार्मूला निकालने के लिए इसी की आवश्यकता पड़ेगी। ये बेसिक है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, तो ये अचर पद है या इसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और इसमें कंडीशन ये है कि ये कभी भी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग करके जोड़े तो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पर भी है ना, इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो ये बराबर 0 के नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी बेसिक जानकारी जितना आवश्यकता थी उतना हमने आपको समझा दिया है। अब आगे समीकरणों को हल करने के तरीका समझा है। 3.1 में पहला सवाल कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी सवाल का स्टेटमेंट ये है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए, कोई भी सवाल हल करने से पहले हम लोग को दो बातें ध्यान में रखना है। पहले ये कि अगर कहीं पूर्व या पहले की चर्चा करेगा ताकि आपको समीकरण बनाने में बहुत आपको सहायता मिलेगी। पहले या पूर्व की चर्चा करेगी तो वहाँ हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। और दूसरा ये कि पश्चात या बाद की बात करेगा तो वहाँ पर हम लोग को कौन सा काम करना है, वहाँ पर प्लस का काम करना है।
अगर पश्चात या बाद की बात करेगा तो प्लस करना है, पूर्व या पहले की बात करेगा तो माइनस करना है। अब सवाल का स्टेटमेंट यही तो कह रहा था। देखिए, जब कभी भी दो व्यक्तियों या दो लोगों के बीच में, उनके उम्रों के बीच में जब सवाल पूछे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि उन दोनों का उम्र जब हम मानेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं, केवल पहले और बाद की ही कहानी बता रहा है, तो उनको सबसे पहले हम लोग वर्तमान में मानेंगे कि वर्तमान में उनका आयु क्या हो सकता है। तो उनको हम मान लेंगे दो चर में अलग अलग और उसको हल कर लेंगे। जिससे पहला ये होगा कि हल लिखेंगे और मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्योंकि इसमें दो लोग थे, दोनों को हमने अलग अलग चर में मान लिया, क्योंकि पता हमें है नहीं दोनों का, तो दोनों का हमने वर्तमान में मान लिया। माना आफताब का वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो क्या है? y वर्ष है ना। अब यहां से हम लोग जो है दो कंडीशन देता है। पहला शर्त यह है फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी। कौन कह रहा है? आफताब अपने पुत्री से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। समीकरण बनाने के हम आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है कि एक तरफ लिखना है x और एक तरफ लिखना है y। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दोनों का उम्र बराबर रखना है, बराबर करके ही समीकरण बनाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का बता रहा था कौन? आफताब की 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपने पुत्री से बोल रहा था। हमने एक तरफ आफताब की उम्र के को रख दिए वर्तमान वाला, एक तरफ उसकी पुत्री को रख दिए। अब हमने आपको यहाँ पर दो चीजें बताई कि जब पूर्व या पहले की बात करेगा तो क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर पूर्व की चर्चा कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब हमें क्या करना है कि 7 वर्ष इधर और 7 वर्ष इधर दोनों तरफ घटाना है। अब इसमें कह रहा है कि 7 गुनी का कौन था? इसका पिता था। कौन? आफताब। तो पुत्री, अब बात यह है कि 7 गुनी यानी 7 हमें गुणा किसमें कराना है? 7 से, आफताब में या उसके पुत्री में। तो देखिए, आफताब जो है वो पिता है और पुत्री उसकी बेटी है, तो पिता हमेशा बेटी से ज्यादा होता उम्र में। और हमें यहाँ पर क्या करना है? दोनों का उम्र बराबर करना है। अगर हमें यहाँ पर दोनों का उम्र बराबर करना है तो ये दोनों की उम्र वर्तमान में कब बराबर होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब बराबर करने के लिए पुत्री में 7 से गुणा करा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने क्या किया कि 7 वर्ष दोनों में घटा लिया और यहाँ पर हमें दोनों का उम्र बराबर करना है। यहाँ पर दोनों का उम्र बराबर करना है तो 7 वर्ष पहले पिता का उम्र तो पहले से ही 7 गुनी थी। अब अगर हम 7 से पिता वाले में गुणा करा देंगे तो 7 सत्ते 49 गुना हो जाएगा। अगर हम पुत्री में 7 से गुणा करा देते तो दोनों का उम्र जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें बराबर करना है पहले। ये बन जाएगा क्या? अब थोड़ा सा हल कर लीजिए। x माइनस 7 से अंदर गुणा कराओ, 7 एक अन्नम 7y, 7 सत्ते बन गया 49, 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, 7y को उधर लाइए और 7 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा x प्लस का इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 7y। ये लिखा है माइनस का 49, माइनस 7 इधर से उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 7। ये लिखा है x माइनस 7y, 49 में से 7 घटाए तो बचा कितना? माइनस का 42। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। तो पहला बीजगणित हमारा ये हुआ पहले शर्त के अनुसार। दूसरा क्या है? सेकेंड शर्त में ये था कि 3 वर्ष बाद 3 गुनी क्या बता रहा था? 3 गुनी। तो फिर ऐसे ही इसको समीकरण को बनाना है, बहुत आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 वर्ष बाद 3 गुनी क्या बता रहा था? तो जैसे अभी हम लोग लगाए हैं 7 वर्ष पूर्व वाला, ऐसे यहाँ पर लगाना है 3 वर्ष बाद वाला। एक तरफ x, थोड़ा बीच में गैप, एक तरफ y। कितने वर्ष बाद बता रहा है? 3 वर्ष। अब अभी हम आपको बताएं कि बाद के लिए हमें क्या करना है, तो जोड़ना है। तो 3 वर्ष हम इधर जोड़ेंगे और 3 वर्ष हम इधर जोड़ेंगे। अब कह रहा है कि 3 गुनी, तो कौन 3 गुनी रहेगा? पिता रहेगा नहीं, आफताब।
तो अगर आफ्ताब रहेगा तो 3 से किस में गुणा करा दिया जाए कि दोनों का उम्र बराबर हो जाए, क्योंकि पिता अभी भी यहाँ क्या कह रहा है कि 3 गुनी हम हाँ नाप से। तो अगर हम पुत्री वाले में 3 से गुणा करा देते हैं तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम पिता के हम गुणा करा देते हैं आफ्ताब में तो ये 3 गुना पहले से ही है और 3 और करा देंगे तो 3 त्रिक का 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो बराबर कहाँ हो पाएगी दोनों का उम्र। तो दोनों का उम्र बराबर करने के लिए हमने क्या किया, पुत्री में 3 से गुणा करा दिया। अब इससे थोड़ा सा हल करिए तो x + 3 बराबर 3 से अंदर गुणा करिए 3y और 3 त्रिक का हो गया 9। पक्षांतर करिए तो x प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3y और लिखा है प्लस का 9। 3 प्लस का उधर से उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा x माइनस 3y और बराबर ये क्या बन जाएगा 6। ये बन गया समीकरण सेकंड। अब देखिए ये जो दोनों समीकरण बना है तो ये है बीजगणितीय, ये बीजगणितीय रूप है। अभी आप लोग को हमें बताना पड़ेगा क्या, ग्राफ रूप। तो ग्राफ रूप देखें इसको, पहले बीजगणितीय रूप देखें, समझ में आया है आप लोग को। अब बीजगणितीय रूप इसके आगे देखिए। इन सवाल का भी हम लोग क्या देखे, बीजगणित रूप। अब हम लोग को देखना है ग्राफ विधि। क्या देखना है, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों से अलग अलग एक बॉक्स तैयार करेंगे। इन दोनों समीकरण से अलग अलग हमको बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहले फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम एक ग्राफ तैयार करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि 2x का मान और 2y का मान निकालेंगे। 2x का और 2y का हम मान निकालेंगे। ये x नीचे y, समीकरण क्या है फर्स्ट वाला, x माइनस 7y और बराबर लिखा है माइनस का 42। अगर हम माइनस का 7y उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 और माइनस का प्लस का बन जाएगा 7y। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि x का मान हम कुछ मानेंगे, वो आप खुद से मान सकते हो, जितना चाहो उतना मान सकते हो। बस ये ध्यान रखना कितना मानना कि उससे हम जब x अक्ष और y अक्ष पर ढूंढे तो आसानी से मिल जाए। अगर यहाँ पर हम y का मान क्या लगाएं, अगर हम y का मान यहाँ पर लगा देते हैं 5 तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर y के जगह पर जिसे आप 5 रखोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए x बराबर ये हमारा बन जाएगा, देखिए -42 और प्लस 7 गुणे 5 तो 7 बचे कितना हो गया 35। 7 बचे कितना होगा 35, यानी 42 में से 35 घट जाएगा क्योंकि माइनस का 42 हो प्लस का 35। तो जब हम 42 से 35 घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 7। यक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7। यानी जब आप y का मान प्लस का 5 लगा रहे हैं तो यक्स की वैल्यू क्या मिल जा रही माइनस का 7। मतलब हमने क्या किया, पहले पक्षांतर किया, एक चर के वेरिएबल में लिखा, एक साइड इधर एक साइड इधर, है ना। फिर हमने y को आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको स्वतंत्र है। तो y का मान अगर हमने यहाँ पर क्या किया 5 माना, अगर हम लोग 0 1 मानते तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती। तो हमने क्या किया कि थोड़ा ऊंचे लेवल पर माने, 1 2 3 4 छोड़कर थोड़ा 5 से देखें कि 7 × 35 तो लगभग हाँ इक्वल क्या बराबर आ रहा है 7 × 35, यानी 42 में से 35 आपने घटाया तो कितना बचा माइनस का 7, ये लिख दिए। अब आपको क्या करना है, एक y का मान और मानना। 5 के बाद अगर हम एक और मान ले, क्या 6 बढ़ाएं तब क्या होगा, x का मान क्या आएगा, तो देखिए माइनस का 42 से लिखा हुआ 7 गुणे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 7 गुणे 6। अब देखिए तो x बराबर क्या बन जाएगा, देखिए -42 और प्लस का 7 × 42। अब देखिए 42 से 42 घट के क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब हमने y का मान 5 लगाया तो x की वैल्यू आई माइनस का 7, और जब हमने क्या किया कि y की वैल्यू 6 लगा दी तब हमारा x का मान क्या मिल गया 0, यानी इसका मान 6 तो इसका मान क्या होगा 0। ये तो समीकरण फर्स्ट से हुआ। अब समीकरण सेकंड से देख लीजिए। समीकरण सेकंड से इसमें भी आपको बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। देखिए इसमें ही हमने क्या किया, बॉक्स तैयार कर दिया। यहां पर भी x y के 2 मान निकालने पड़ेंगे, x और y। समीकरण हमारा क्या है, तो समीकरण हमारा यहां पर लिखा, देखिए x माइनस 3y बराबर का 6, तो x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3y। अब यहाँ पर आपको छोटे लेवल से मानना है, ताकि आप छोटे लेवल से मानिए तो बहुत बड़ा डाटा ना हो, क्योंकि इनके दोनों के बीच में प्लस है, यानी जब भी आप जो भी यहाँ पर मानोगे वो इसके साथ जुड़कर ही आएगा। तो हम यहाँ पर अगर y बराबर सीधे पहले मानते हैं क्या 0, क्या मान दे 0 मान दे, तो क्या मिलेगा x का मान,
6 प्लस 3 गुणे 0, वाई के जगह पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 3 0 क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 बराबर क्या बन जाएगा 6, यानी x की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी। यानी हमने जब y का मान क्या लगाया 0, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6 मिल गई। अब आपको क्या करना है कि 1 से थोड़ा 0 से थोड़ा बड़ा मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर आप y बराबर क्या मान रहे हैं, अगर y बराबर यहाँ पर आप रख देंगे 1, क्या रखेंगे 1, तो फिर x की वैल्यू क्या मिलेगी, तब x की वैल्यू मिलेगी x बराबर देखिए 6 प्लस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 ही तो होगा, तो 3 एक 3, यानी x बराबर हो जाएगा 3 एक 3 और 6 कितना होगा 9। यानी जब आप y का मान 1 लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आया 9। अब आप लोग फिर परेशान हो गए कि यहाँ पर सभी बड़े बड़े माने हैं 5 और 6 माने, यहाँ पर छोटे छोटे ले रहे, तो देखिए भैया यहाँ पर जो डाटा था वो 42 में से घटा करके या जोड़ करके घटा करके आता, तो बहुत छोटा अगर आप मान लेते तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती, जबकि यहाँ पर दोनों छोटे छोटे अंक थे और दोनों के बीच में प्लस का निशान था, यानी जब हम इसमें जो भी मानेंगे वो जुड़ जाएगा, जबकि इसमें घट जाता था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा छोटे छोटे माने, इसमें बड़ा डाटा था इसलिए थोड़ा बड़ा मान लिए है। अब इससे हमें क्या करना है, 2 अक्ष खींचेंगे और y का, ये क्या होता है x और ये क्या होता है x डैश, और ये आपका क्या है y है, y डैश और y। आप लोग इसके बारे में तो खूब अच्छे से पढ़े होंगे 9th में। इसे क्या कहते हैं, इन्हें ये हमारा x वाला होता है भुज, क्या होता है भुज होता है। ये क्या होता है, इसे कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ये हमारा होता है मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु होता है। यहाँ पर दोनों का मान 0 हो जाता है। अगर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस का होता है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सब ऊपर जो होते हैं वो प्लस के होते हैं। जो नीचे डायरेक्शन में होते हैं वो सब क्या होते हैं माइनस का होते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, है ना। और इधर साइड में जो होता है वो आपका प्लस का x का मान होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर डायरेक्शन में जो होता है वो माइनस का होता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5 5 माइनस 6 माइनस 7 और माइनस का 8, माइनस का 8। ये हमारा x डैश था, है ना, क्या था ये x डैश। अब देखिए इसमें बिंदु हमें ढूंढना है इस टाइम में सीधे सीधे। y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है माइनस का 7 है, जबकि y की वैल्यू क्या है प्लस का 5 है, तो माइनस का 7 यही तो है, इससे आप ऊपर उठोगे। और y की वैल्यू प्लस की 5 है तो इसके सामने आप आओगे। अब इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, तो इन दोनों का कटान बिंदु ये है, यहाँ पर आपको बिंदी लगानी है। दूसरा क्या है कि y की वैल्यू प्लस की 6 है और x की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखिए y अक्ष पर जो है, y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, x हमेशा क्या होता है 0 होता है, और जबकि x अक्ष पर क्या होता है y 0 होता है, क्या होता है y। ये ध्यान रखना, जिस अक्ष पर अगर x अक्ष की y अक्ष की बात करोगे तो इस पे x 0 हो जाएगा, और y अक्ष की बात करोगे यानी x अक्ष पर बात करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको ढूंढना है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू प्लस का 6 है, तो 0 इस पे सब जगह x 0 होता है, तो प्लस का 6 कहाँ है यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, पटरी से इसे मिला देना है, पटरी लेनी है और उस पटरी से इन दोनों बिंदु को क्या करना है अच्छे से मिलाना है ताकि टेढ़ा ना हो, है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास पटरी तो है नहीं इसलिए हम हाथ से मिला रहे हैं, आप लोग पटरी से मिलाएंगे तो ज़्यादा सुंदर बैठेगा। ठीक, इसका नाम क्या था, इसका नाम था -6 कामा 5, और इसका नाम क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, x कामा 6। ठीक, अब जहां तक आपको हो सकता है उतना बढ़ा लीजिए। दूसरा समीकरण की बात करें, x की वैल्यू क्या है 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो इस पे y 0 होता है, x की वैल्यू 6 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हम इसी पर अच्छे पर लगाएंगे बिंदु। दूसरा इसका वैल्यू प्लस का 9 है और इसका क्या है प्लस का 1 है, तो हम यहाँ पर तो 8 ही तक लिए थे, एक और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बढ़ाइए, यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए 9, क्या है 9, है ना, ये हमारा x था। अब देखिए 9 से ऊपर चलिए थोड़ा सा और 1 के सामने, तो 1 हमारा यही तो है y का हमारा बिंदु ये बैठ, है ना, 9 के ऊपर और 1 के सामने। अब इन दोनों बिंदु को आप मिलाओगे, इन दोनों बिंदु को मिलाओगे
और मिलाने के बाद इसका भी नाम डालना पड़ेगा। पट्टी से मिलाओगे तो अच्छे से मिल जाएगा। इसका नाम क्या है 9,1 और ये क्या था 6,0। और दूसरी बात इस समीकरण का नाम भी लिखना है। तो ये कौन सी समीकरण थी, ये समीकरण थी x माइनस 7y, x माइनस 7y और बराबर माइनस का 42। ये कौन सी समीकरण है, तो इस समीकरण का नाम आप लोग जानते हैं क्या है x माइनस 3y और प्लस का 6, x माइनस 3y और बराबर का क्या है 6 है। तो ये समीकरण इसका है और ये समीकरण इसका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर पहला प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर पहला बीजगणित रूप और भाग से जो ग्राफ विधि है ये भी आपको समझ में आया है। प्रश्नावली हमारी है 3.1, इसका सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक बल्ला का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब फर्स्ट शर्त के अनुसार जो कोच साहब है शुरुआत में उन्होंने 4900 रुपये में कितनी 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी थी। फर्स्ट शर्त के अनुसार है 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी 4900 रुपये। ठीक, अब इसमें देखिए 3 बल्ले तथा 6 गेंद 4900 रुपये में खरीदी। तो देखिए एक बल्ला का मूल्य कितना है x, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3 को x से गुणा कराओगे 3 एक अन्नम 3x प्लस तो एक गेंद का जो मूल्य है वो है y रुपये और हमें कितनी गेंद खरीदनी है 6, तो 6 को y से गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा 6y। आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ पाए तो देखिए जैसे मान के चलो कि 1 किलो जैसे मान लो एक बल्ले का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हुआ आप बताओगे 60। कैसे जान पाए, तो आप क्या किए कि 3 में एक बल्ले का मूल्य से आपने गुणा करा दिए तो टोटल आएगा कितना 20 से 60। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बल्ले का मूल्य हमें पता था, 3 बल्ले को निकालना है तो 3 बल्ला जो है उसको हम एक बल्ले के मूल्य से गुणा करा देंगे। ऐसे इसमें करना है। एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का हमें निकालना है तो 6 से गुणा करा देंगे 6y। अब ये दोनों को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों का जो है दोनों एक साथ में खरीदा गया 4900 रुपये में, तो इसको लिख देंगे क्या 4900 रुपये में। अब इसको छोटा करने में हम क्या करिए 3 से सभी को भाग कर दिए 3 एक अन्नम 3 x प्लस 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6 प्लस का 2y बराबर 3 एक अन्नम 3 3 त्रिक का 9 1300। ये समीकरण बन गया फर्स्ट समीकरण क्या बना फर्स्ट बना। सेकंड शर्त के अनुसार देखिए एक बल्ला तथा 3 गेंद उसी प्रकार की कितने रुपए में खरीदी, तो उन्होंने खरीदा 1300 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए कि हमारा एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो एक ही है यहाँ पर, तो 1 से 1 में गुणा कराओगे क्या हो जाएगा x करना में x प्लस 3 गेंद, एक गेंद का कितना है y रुपये, तो 3 इसको y को गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 3y और बराबर कितना 1300। ये बना हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो ये तो हमारा बीजगणितीय बनकर तैयार हुआ। ये कौन सा रूप था बीजगणितीय रूप था। अब अगर हम इसके ग्राफीय रूप निकालने की कोशिश करें तो हम क्या करें कि सबसे पहले इनका हमें बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट से हम इसके क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे। जब तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300, तो x बराबर ये लिखा है 1300 प्लस का 2y इधर से उधर जाएगा तो बन जाएगा कितना माइनस का 2y। अब हम y का हमें ऐसे मान ढूंढना है कि लगभग में दोनों आए, 1 2 नहीं लेना है, क्योंकि ये 1300 ना बड़ा डाटा है तो इसे हम बड़ा मानेंगे। अगर यहाँ पर हम y का मान y बराबर कितना 400, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा 1300 माइनस 2 गुणे 400 और ये बराबर कितना हुआ 4 दूनी 800। 1300 में से 800 अगर हम घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 5 1300 नहीं आएगा 500।
यानी जब हमने क्या किया कि y का मान 400 रखे तो x की वैल्यू कितनी आई 500। अगर y का मान हम 500 लगाएंगे तो कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 500, तो 5 दूनी 10, 1300 में से 1000 घटाओगे, 1300 माइनस 5 दूनी 10, 1000 घटा दिए, x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया x बराबर 300, x बराबर 300। यानी जब हमने y का मान 400 माने तो x की वैल्यू कितनी आई 500, और जब हमने क्या किया y की वैल्यू 500 लगाई, तो x की वैल्यू कितनी आई 300। ये तो बना समीकरण फर्स्ट का। देखिए समीकरण सेकंड से अगर हम टेबल तैयार करेंगे तो देखिए पहले क्या लिखा है, प्लस का 3y उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, यानी x बराबर बन जाएगा 1300 माइनस का बनेगा 3y। अब y का मान यहाँ पर लगाइए, अगर y का मान यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हमने y का मान 400 लगाया था, अगर यहाँ पर y का मान भी 400 लगाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 400, तो ये बन जाएगा कितना, 4 ते 1200 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1200। यानी x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का हो जाएगा 1200, और घटाए तो x बराबर कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100। यानी y बराबर जब हम 400 लगाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। दूसरा जब हम y बराबर यहाँ पर कितना लगाएं तो 4 से कम कर लीजिए, 300 कर लीजिए। अगर यहाँ पर आप 300 लगाएंगे y का वैल्यू तो x की मान क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर 1300 और माइनस क्या हो जाएगा 3 गुणे 300, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 900। x बराबर 1300 माइनस 3 त्रिक का 900, तो x से मतलब 1300 में से 900 घटाओगे कितना बचेगा 400। तो जब हम y की वैल्यू कितनी लगाए 300 तो x की वैल्यू क्या मिल गया 400। तो ये हमारा दोनों टेबल है, एक तो समीकरण फर्स्ट से है, एक समीकरण सेकंड से है। देखिए इधर वाला फर्स्ट से है, लिखा हुआ है कि कौन समीकरण फर्स्ट से है कौन सेकंड से है ना, तो ये फर्स्ट से है ये सेकंड से है। अब इसका ग्राफ देखिए, तो ये 2 अक्ष होगा, ये होगा x डैश, ये होगा x, ये होगा y और ये होगा y डैश। ये हमारा क्या होता है, तो इसे भुज कहते हैं, इसे क्या कहते हैं कोड कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या होती है 0 0। अब देखिए हमारे सभी डाटा जो है ये लगभग 100 से ऊपर है ना, 100 200 500 इससे ऊपर है। तो हम यहाँ पर जब नंबर की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 से नहीं करेंगे, 100 200 से करेंगे। यानी हम पहले करेंगे क्या 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900, जितना हमें आवश्यकता है उतना हम लिखेंगे, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखिए 100 200 300 400 500 600 700 और 800 और फिर 900। अब इधर माइनस में चाहो तो आप 1 2 डाटा लिख लीजिए, और या फिर मत नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि माइनस में कोई हमारी इसमें संख्या है भी तो नहीं। देखिए ना तो इसमें कोई माइनस की है ना इसमें कोई माइनस की है। अब समीकरण फर्स्ट का हम पहला ग्राफ खींचेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे बिंदु, ऐसे देखेंगे x का वैल्यू 500 y का वैल्यू 400, तो 500 x की वैल्यू है तो 500 इसके ऊपर हम जाएंगे है ना, और y का वैल्यू कितनी है 400, तो ये y है, इसका वैल्यू जब हम आगे से आगे बढ़ेंगे 400 से, तो हमारा कटान बिंदु कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। दूसरा इसका बिंदु क्या है, तो x की वैल्यू 300 y की वैल्यू 500, तो 300 से आप ऊपर निकलिए और 500 से आगे बढ़िए, कटान बिंदु हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे पटरी से है ना, पटरी से मिलाओगे तो खूब सुंदर बनेगा और आपका ये चढ़ाएगा भी नहीं ना। अब इसका बिंदु का नाम लिख दीजिए, कौन सा बिंदु है, तो पहले x की बिंदु लिखा जाता है 500 400, और ये कौन सी बिंदु है, तो 300 500, ये बिंदु का नाम हुआ। अगर समीकरण का बात करें तो समीकरण हमारा क्या है, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300, ये तो समीकरण फर्स्ट का हुआ, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से देखिए, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, तो 100 से आप आगे बढ़ोगे है ना, इसी के ऊपर तो निकला जाएगा, और ये 400, तो हमारा कटान बिंदु कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब इस 400 को आगे लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसका कटान बिंदु हमारा ये बनेगा। दूसरा इसमें क्या है कि x की वैल्यू 400 है, y की वैल्यू 300 है, तो 400 हमारी x की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 से ऊपर जाएंगे और 300 से आगे बढ़ेंगे, तो इसका कटान बिंदु हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा।
इस रेखा को मिलाया जाएगा। ठीक, पटरी से आप मिलाओगे तो अच्छे से बनेगा, है ना। अब यहाँ पर इसका बिंदु का नाम क्या है, 400, 300 इस बिंदु का नाम क्या है, तो 100, 400 इस बिंदु का नाम हुआ। अगर इसके समीकरण की बात करें तो समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए। इसकी कौन सी समीकरण है, x + 3y बराबर कितना, 1300। तो ये हमारा क्या था, समीकरण सेकंड था, ये हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट था। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर सेकंड समझ में आया। सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या है कि 2 kg सेब यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। आइए देखिए सवाल क्या है। ये सवाल नंबर तीसरा है। सबसे पहले मानेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, तो y रुपये हम मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। तो किसी दिन देखा गया कितना, 2 किलो सेब। फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त जो है वो क्या है, 2 kg सेब है तथा 1 kg अंगूर है। इसका मूल्य कितना है, 160 रुपए। तो इसको जब हम देखेंगे तो क्या होगा, 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 का नाम क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 किलो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करा देंगे। और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो यहाँ पर y लिखोगे बराबर कितना, 160 रुपए। समीकरण बन गया फर्स्ट। सेकेंड शर्त में अगर हम देखें, सेकेंड शर्त में तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद जो है 4 kg सेब, 1 महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर यानी 2 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में खरीदी गई, तो 300 रुपए में। यानी 1 महीने बाद, सेकेंड शर्त ये है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 300। तो 1 किलोग्राम का कितना है x, तो हो जाएगा हमारा कितना, 4x प्लस 2 kg है, 2 kg मतलब 1 kg का अंगूर का मूल्य y है, तो 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना है, 300। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 से इसको भाग कर देते हैं, थोड़ा छोटा करने के लिए भाग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 4x, भाग करेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2। तो 2x प्लस का y और 2 से भाग किया, 2 1 2, 1 बचा कितना हुआ, 10, 2 पंचे 10, 150। समीकरण बन गया सेकेंड। ये हमारा हुआ, है ना। अब इसके हम क्या करें कि ग्राफ, ये तो हमारा क्या हुआ, बीजगणितीय रूप है। कौन सा रूप है ये, बीजगणितीय। ये बीजगणितीय रूप है। अब इसका जो है हमें ग्राफीय रूप बनाने के लिए इसका क्या करना है, दोनों का ग्राफ बनाना, टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से हम देखेंगे इसकी टेबल, तो क्या बनेगी, x और y, x और y दो इसका हम बनाएंगे, अरे क्या कहते हैं, टेबल बनाएंगे, इन दोनों का मान निकालेंगे। तो पहले क्या लिखा है, 2x प्लस का y बराबर लिखा है 160 रुपए। देखिए अगर यहां से हम y को भेजेंगे तो जो 2 गुणे में इसको बटे में भेजना पड़ेगा। तो यहां से हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, ये कि y हमको रोक लेते हैं और 2x को उधर भेज देते हैं, यानी 160 माइनस 2x। यहाँ पर हमने क्या किया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये अगर y उधर जाता तो 2 बटे में भी आता, इसलिए हम x को ही भेज दिए, y को रोक लिए। अब x की वैल्यू लगाइए आप। तो अगर x की वैल्यू हम लगा दे रहे हैं 50, कितना लगा दे रहे हैं, 50, थोड़ा बड़ा लगाएंगे कि 160 डाटा है ना। तो y बराबर क्या बन जाएगा, 160 माइनस 2 गुणे 50 बराबर 50 दूना 100, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 100 घटा दिए तो कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया 60। यानी x की वैल्यू हमने कितना लगाया, 50। तो y यानी x की वैल्यू हमने लगाया 50, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 60। एक और x की मान सोचिए, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर कितना लगा दे रहे हैं, 60 लगा दे रहे हैं। कितना लगा दे रहे हैं, 60। अगर हम 60 लगा दिए किसकी, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 160 माइनस 2 गुणे 60,
तो y बराबर बन जाएगा 160 माइनस 6 दूनी 12 120। 160 से 120 घटाए तो y बराबर कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। यानी इसमें जब हमने क्या किया x की वैल्यू 60 लगाया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई इसकी y की। अब इसमें सेकंड के अनुसार देख लीजिए, सेकंड वाला हमारा क्या है, समीकरण सेकंड से अगर हम इसका ग्राफ तैयार करेंगे, समीकरण सेकंड हमारा लिखा हुआ है x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 150। 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y को ना भेजेंगे, क्यों? क्योंकि ये गुणे में जो 2 है ये भी बटे में जाएगा, भाग करना पड़ेगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, y को रोक लीजिए और 2x को उधर भेज दीजिए, माइनस का बन जाएगा 2x। x की वैल्यू सोचिए, अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर मान के चलो कि अगर 60 इसका भी लगा दे रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 150 माइनस यहां पर क्या बनेगा 2 गुणे 60, 60 दूना 120, साठ दूना 120, 150 से 120 घटाए कितना आ गया 30। यानी जब हमने x की वैल्यू कितनी लगाई 60, x की वैल्यू लगाई 60 तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 30 मिल गई। अब एक 50 पर लगा देख लीजिए, x बराबर 50 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमारा मिलेगा y का वैल्यू 150 माइनस 2 गुणे 50, 2 गुणे 50, यानी y बराबर बन जाएगा कितना 150 और माइनस का 5 दूनी 10, 100 आ गया और y बराबर क्या आ गया 150 से 100 घटाए तो कितना आ गया 50। यानी y की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल हो गई। इसका मान भी हमने 50 लगाया x का, तो y का वैल्यू भी मिला हमें 50। तो ये दोनों क्या हुआ, टेबल तैयार हुआ। अब यहां तक आप समझे इसका। चलिए इसकी ग्राफीय रूप देखिए, इसका 2 अक्ष खींचेंगे हम, एक x की एक y की, है ना। ये हमारा क्या है x अक्ष है, ये क्या है x डैश है, ये क्या है y है, ये क्या है y डैश है। यहाँ पर शून्य होगा, क्यों? क्योंकि मूल बिंदु पर शून्य शून्य होता है। अब हम देखिए हमारे सब डाटा जो है वो 10 के मल्टीप्लाई में है ना, हम क्या करेंगे जो बिंदु मानेंगे वो 10 के हिसाब से मानेंगे। यानी पहला क्या लेंगे 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। हमने क्या किया यहाँ पर जो बिंदु लिए वो 10-10 के गैप में इसलिए लिए ताकि हमारे सारे डाटा जो इसमें है वो 10-10 के मल्टीपल में है, यानी उसके डिवाइडर में है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर 10-10 की हमने बिंदु ले ली। अब हाँ ऊपर भी देख लीजिए क्या बनेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। चाहो तो एक दो डाटा माइनस कर ले लीजिए, उससे माइनस की आवश्यकता है नहीं, माइनस की आवश्यकता है नहीं। सारे डाटा हमारे प्लस में, तो प्लस में भी हम देख सकते हैं। पहला समीकरण का देखिए बिंदु क्या होगा, x की वैल्यू 50 है, y की कितनी है 60 है। x की 50 है, y की 60 है। x के 50 से आप ऊपर निकलिए और y के 60 से आगे बढ़िए तो आपका कटान बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। कटान बिंदु आपका यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ पर तैयार हुआ। दूसरा क्या, x की वैल्यू 60 है और x की वैल्यू y की 40 है। x की 60 है, y की कितनी है 40 है। तो आप 60 से ऊपर निकलिए और 40 से आगे बढ़िए। कटान बिंदु ये होगा, दोनों को मिला दीजिए। हमने क्या किया, ये बिंदु और ये यहां से आगे बढ़ाया, यहां से बढ़ाया तो एक बिंदु यहां पर हमारा बना, है ना। दूसरा हमने क्या किया कि दूसरा देखा तो x की 60 है, y की 40 है, यहां से बढ़े तो हमारा क्या हुआ, कटान बिंदु यहां बना। हमने इन दोनों बिंदु को मिला दिया। बिंदु का अगर नाम लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 60, 40 बनेगा। और इसका बिंदु क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 50, 60, 50, 60। क्योंकि सबसे पहले हमें x की मान लगानी होती है। जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले भुज फिर कोटि। समीकरण का नाम भी लिख रहे हैं, तब तक दूसरा भी देख लें। x की वैल्यू 60 है, y की कितनी है 30 है। x की 60 है, y की 30 है। तो आप 30 से आगे बढ़िए y वाले से, x का 60 तो यही है, ये आपका कटान बिंदु ये बनेगा। दूसरा क्या है, दोनों 50-50 यानी 50-50 है। तो दोनों 50-50 का देख लीजिए, एक तो 50 का है ही है, ये 50 के आगे सामने जाइए तो इसका कटान बिंदु ये बनेगा। इसको भी बना दीजिए, ये बनेगा आपका।
ये दोनों आपकी रेखा तैयार हुई। बिंदु का नाम यहाँ पर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 60, 30 बनेगा ये। और ये कौन सा बिंदु है, 50, 50 का, 50, 50 का। अब इसका समीकरण का नाम लिख दीजिए। ऊपर समीकरण किसकी है, समीकरण फर्स्ट की है, तो नाम लिख दीजिए। क्या बनेगा, 2x प्लस का y बराबर कितना है, 160 बन जाएगा। 160। सेकेंड वाला क्या था, 2x प्लस का y बराबर 150 था। ये आपका क्या है, सवाल नंबर तीसरा था प्रश्नावली 1.3 का। ये जो सवाल है 3 वाला, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको तीनों सवाल समझ में आए हैं। अब हम मिलेंगे अगला सवाल जो है अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर कक्षा 10 में है या मैथ के पढ़ने की इच्छुक हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।